द रूथलेस किंग। चैप्टर 3 शाही शादी का न्योता। सुबह मोहन के छोटे से घर में चाय की खुशबू फैल रही थी। रूही रसोई में खड़ी थी। वह धीरे धीरे चाय कपों में डाल रही थी। उसकी आदत थी काम करते समय भी आवाज न हो, कप रखते समय भी वह ध्यान रखती कि जरा सी भी खनक न हो। बेटा, जरा इधर आना। बाहर से उसके पापा की आवाज आई। जी पापा। रूही ने ट्रे उठाई और धीरे धीरे बाहर आ गई। उसने पहले अपने पापा के सामने कप रखा, फिर मोहन चाचा के सामने। लो चाचा जी। मोहन मुस्कुराए। अरे, कितनी संस्कारी बिटिया है तेरी रामलाल। रूही ने शर्म से नजरें झुका लीं। तारीफ सुनकर भी उसे संकोच होता था। वह चुपचाप अपने पापा के पास जमीन पर बैठ गई। मोहन ने चाय का घूंट लिया, फिर गंभीर होकर बोले, रामलाल, मैंने तुम्हें यहां सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया। रामलाल ने उनकी तरफ देखा। जानता हूं, कुछ काम होगा। मोहन ने गहरी सांस ली। इस बार जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। किसका? राजवंश शाही परिवार की शादी का। रामलाल की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, पूरे 5 दिन का शाही समारोह है। मिठाइयाँ, लाइव काउंटर, सब हमारी टीम संभालेगी। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। मोहन फिर बोले, अकेले मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाया। रामलाल बिना सोचे बोले, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मोहन मुस्कुराए। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। इतनी देर तक चुप बैठी रूही धीरे से बोली, पापा। हाँ बेटा, मैं भी मदद कर दूंगी। रामलाल तुरंत बोले, नहीं, वहां बहुत बड़े लोग होंगे। रूही ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं बस बर्तन धो दूंगी या मिठाई सजवा दूंगी। मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। उसकी मासूम आवाज सुनकर मोहन बोले, अरे रामलाल, रहने देना। बिटिया हाथ बंटा देगी तो काम आसान हो जाएगा। रामलाल कुछ पल सोचते रहे, फिर बेटी की तरफ देखकर बोले, ठीक है, लेकिन हमेशा मेरे पास रहना। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी पापा। उसी समय मुंबई से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बना राजवंश रॉयल पैलेस। सैकड़ों नौकर चाकर, हर तरफ तैयारियां। हजारों फूलों से महल सजाया जा रहा था। देश विदेश से मेहमान आने वाले थे। तभी एक काली लग्जरी कार महल के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। सभी गार्ड एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुला। एक गार्ड के फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, युवराज पार्थ राजवंश आज महल नहीं आएंगे। वो सीधे शादी वाले वेन्यू पहुंचेंगे। इतना सुनते ही पूरे स्टाफ में हलचल मच गई। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, डर। क्योंकि जिस दिन पार्थ किसी जगह पहुंचता था, उस दिन वहां एक छोटी सी गलती भी किसी की जिंदगी बदल सकती थी। और उसी शादी में एक मासूम लड़की भी आने वाली थी, जिसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि पार्थ राजवंश नाम का इंसान आखिर है कौन। चैप्टर 4 शाही दुनिया की पहली झलक। सुबह के लगभग 9 बजे। रूही बेटा, जल्दी कर, देर हो जाएगी।
रामलाल की आवाज सुनकर रूही ने जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक किया। उसने हल्के गुलाबी रंग का साधारण सा सूती सलवार सूट पहना था। बालों की एक लंबी चोटी, चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं, भूरी आंखों में हल्की सी घबराहट और हाथों में अपने पापा का पुराना कपड़े का थैला। आ आई पापा। वह धीरे धीरे बाहर आई। मोहन पहले से गाड़ी के पास खड़े थे। चलो, आज बहुत काम है। रूही चुपचाप अपने पापा के पीछे जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस खिड़की से बाहर मुंबई को देखती रही। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक बहुत बड़े महल जैसे होटल के सामने आकर रुकी। रूही ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने शीशे से बना विशाल प्रवेश द्वार था। सैकड़ों सफेद और लाल फूल, फव्वारे, बड़े बड़े झूमर, महंगी गाड़ियां, सूट पहने लोग, हर तरफ शाही ठाठ। रूही धीरे से फुसफुसाई, पापा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। जी बेटा, ये सच में शादी है? रामलाल मुस्कुरा दिए। हाँ, इतनी बड़ी। रूही की नजरें अब भी चारों तरफ घूम रही थीं। हमारे गांव की पूरी गली भी शायद इतनी बड़ी नहीं होगी। उसकी मासूम बात सुनकर मोहन हल्के से हंस पड़े। बेटा, ये राजवंश परिवार की शादी है। रूही ने बस ओक कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोग भी होते हैं। अंदर जाते ही एक आदमी तेज आवाज में बोला, हलवाई टीम आ गई। जी सर, मोहन ने जवाब दिया। चलो, जल्दी अंदर आओ। रूही उस आदमी की तेज आवाज सुनकर सहम गई। उसने तुरंत अपने पापा की कमीज का किनारा पकड़ लिया। रामलाल ने पीछे मुड़कर बेटी की तरफ देखा। डर मत, मैं यही हूं। रूही ने धीरे से सिर हिला दिया। विशाल रसोई, इतने बड़े बड़े बर्तन की रूही ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। कोई मिठाई बना रहा था, कोई सजावट कर रहा था, कोई ट्रे सजा रहा था। रूही एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। बेटा, रामलाल ने आवाज दी, ये काजू कतली इन चांदी की प्लेटों में सजा दे। जी पापा। उसने बहुत संभालकर एक एक पीस रखना शुरू किया। इतने प्यार से, मानो मिठाई नहीं, कोई कीमती चीज हो। तभी एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आई। उसका पैर फिसला। रूही ने बिना सोचे अपनी ट्रे नीचे रखी और बच्ची को गिरने से पहले पकड़ लिया। धीरे। वह मुस्कुराकर बोली, चोट लग जाती। बच्ची मुस्कुराई और भाग गई। रूही ने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था, ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका यह छोटा सा काम किसी की नजर में आ चुका था। लेकिन वह कौन था, यह अभी किसी को नहीं पता। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर खड़े सिक्योरिटी चीफ के वॉकी टॉकी से आवाज आई, सभी यूनिट्स अलर्ट। युवराज पार्थ राजवंश अगले कुछ घंटों में वेन्यू पहुंच सकते हैं। एक पल में पूरा स्टाफ पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। कुछ नौकर तो घबराकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, बस भगवान करे आज कोई गलती न हो। युवराज के सामने गलती की तो नौकरी भी नहीं बचेगी। रूही ने उनकी बातें सुनी। वह धीरे से अपने पापा के पास आई और मासूमियत से पूछ बैठी, पापा, ये युवराज पार्थ राजवंश क्या बहुत गुस्सा करते हैं?
रामलाल कुछ बोल पाते उससे पहले रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। चैप्टर 5 उसके नाम से ही खामोशी छा जाती थी। पूरी रसोई अचानक शांत हो गई। अभी कुछ पल पहले जहां बर्तनों की आवाज, लोगों की बातें और काम की भागदौड़ थी, वहां अब सन्नाटा था। रूही घबरा गई। उसने धीरे से अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, क्या हुआ? रामलाल ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसी समय रसोई का मैनेजर तेज कदमों से अंदर आया। उसके पीछे कई कर्मचारी भी थे। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त थी। सब लोग ध्यान से सुनो। सभी का काम रुक गया। आज राजवंश परिवार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जरा सी भी गलती हुई तो कोई नहीं बचेगा। कई कर्मचारियों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। मैनेजर फिर बोला, और सबसे जरूरी बात, युवराज पार्थ राजवंश किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। बस इतना सुनना था कि कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक नौकर ने दूसरे से धीरे से कहा, पिछले साल एक वेटर से जूस गिर गया था, फिर उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा बोला, नौकरी ही नहीं, पूरे होटल में किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। रूही ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह धीरे से बोली, पापा, मुझसे कोई गलती हो गई तो? रामलाल ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, तू बस मेरे साथ रहना। रूही ने धीरे से जी कहा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट कम नहीं हुई। कुछ देर बाद मोहन ने एक बड़ी ट्रे रूही की तरफ बढ़ाई। बेटा, ये फूलों वाली मिठाइयां उस हॉल तक रखाओ। रूही ने दोनों हाथों से ट्रे पकड़ ली। जी। वह धीरे धीरे चलने लगी, हर कदम बहुत संभाल कर। उसे डर था कहीं कुछ गिर न जाए। जैसे ही वह पहली बार मुख्य हॉल में पहुंची, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतना बड़ा हॉल, ऊपर विशाल झूमर, दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, हर तरफ ताजे फूल, बीच में शाही स्टेज। सैकड़ों कर्मचारी तैयारियों में लगे थे। रूही कुछ पल के लिए सब देखती रह गई। उसे लगा जैसे वह किसी कहानी की दुनिया में आ गई हो। तभी, अरे बिटिया, एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, रास्ते के बीच मत खड़ी हो। रूही घबरा गई। सर, सॉरी। वह तुरंत एक तरफ हट गई। ट्रे रखकर वह वापस लौट ही रही थी कि बाहर से अचानक कई गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पूरा हॉल एकदम सतर्क हो गया। गार्ड अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। कर्मचारी सीधे खड़े हो गए। रूही ने हैरानी से बाहर देखने की कोशिश की। क्या हुआ? उसने पास खड़ी एक लड़की से धीरे से पूछा। उस लड़की ने फुसफुसाकर कहा, शायद राजवंश परिवार का कोई सदस्य आया है। रूही ने मासूमियत से पूछा, क्या वही युवराज? लड़की ने तुरंत उसकी तरफ देखा। धीरे बोलो, अगर वो हुए ना, तो आंख उठाकर भी मत देखना। रूही की धड़कन तेज हो गई। उसने अनजाने में अपना दुपट्टा और कसकर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसी इंसान से उसकी ऐसी टक्कर होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। महल के बाहर एक के बाद एक काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। पहली, दूसरी, तीसरी,
फिर बीच वाली लंबी काली कार। उसके चारों तरफ काले सूट पहने बॉडीगार्ड खड़े हो गए। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले काले चमड़े के चमकते जूते जमीन पर पड़े। फिर लंबे मजबूत कदम, काले सूट का किनारा, बाएं हाथ में चमकती महंगी घड़ी और उंगलियों में काली अंगूठी। चेहरा अब भी दिखाई नहीं दिया। नमस्ते युवराज। एक साथ दर्जनों आवाजें गूंज उठीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसके कदमों की आवाज, टक टक टक, महल के संगमरमर पर गूंज रही थी। उधर रूही ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने हिम्मत करके एक पल के लिए सिर उठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पापा की धीमी आवाज आई, रूही, नीचे देखो बेटा। रूही ने बिना एक पल गवाए फिर से नजरें झुका लीं। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के कदम अभी उसके सामने से गुजरे, वही आगे चलकर उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। और पार्थ राजवंश उस भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक पल के लिए भी इधर-उधर नहीं देख रहा था। उसके लिए वहां मौजूद सैकड़ों लोग सिर्फ भीड़ थे। दो बॉडीगार्ड आगे बढ़े। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, रास्ता साफ है सर। अगले ही पल वही भारी कदम फिर आगे बढ़ गए। टक टक टक। कुछ ही सेकंड में वह आवाज दूर होती चली गई। रूही ने राहत की लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे वह अब जाकर सांस ले पाई हो। रूही। रामलाल धीरे से उसके पास आए। बेटा, अब ट्रे अंदर रखा। रूही ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। जी पापा। वह बहुत संभलकर आगे बढ़ी। उसके कदम अभी भी कांप रहे थे। वीआईपी हॉल का दरवाजा आधा खुला था। रूही ने धीरे से अंदर कदम रखा। यह हॉल बाहर से भी ज्यादा शाही था। बीच में लंबी डाइनिंग टेबल, उस पर सोने की कारीगरी वाले बर्तन, विदेशी फूलों की सजावट, और चारों तरफ रॉयल परिवार के लोग तैयारियों में व्यस्त थे। रूही ने किसी की तरफ नहीं देखा। वह चुपचाप जाकर मिठाई की ट्रे रखने लगी। तभी उसके पीछे किसी की भारी आवाज गूंजी, ये मिठाइयां किसने तैयार की हैं? रूही का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने घबराकर ट्रे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के मारे उसने अब भी सिर नहीं उठाया। चैप्टर 6। उसकी आवाज। रूही का हाथ वहीं रुक गया। चांदी की ट्रे अब भी उसके हाथों में थी। उसने डर के मारे अपनी उंगलियां और कस लीं। सिर अब भी झुका हुआ था। उसकी नजर सिर्फ सफेद संगमरमर के फर्श पर थी। पीछे से वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, ये मिठाइयां किसने तैयार की हैं? हॉल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। तभी मोहन जल्दी जल्दी अंदर आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। युवराज, मिठाइयां हमने बनाई हैं। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। रूही की धड़कन और तेज हो गई। उसे लग रहा था शायद मिठाई में कोई गलती हो गई है। उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की,
हे ठाकुर जी, किसी की वजह से कोई मुसीबत न आए। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर गूंजी। काजू कतली किसने सजाई? मोहन ने एक पल के लिए पीछे देखा। उनकी नजर रूही पर पड़ी। रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबरा गई। मोहन कुछ बोलते उससे पहले रामलाल भी अंदर आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, युवराज, सजावट मेरी बेटी ने की है। रूही के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराकर अपने पापा की तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें झुका लीं। उसे लगा, अब उससे जरूर कोई गलती हो गई है। पूरा हॉल खामोश था। इतनी खामोशी कि एसी की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद भारी कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ने लगी। टक टक टक। हर कदम के साथ रूही का डर बढ़ता जा रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। आखिरकार वे कदम उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गए। रूही को सिर्फ काले चमड़े के जूते दिखाई दिए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह 1 इंच भी ऊपर देख सके। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। एक गहरी, सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। नाम, बस एक शब्द। रूही ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसका गला सूख चुका था। रामलाल घबरा गए। बेटा, युवराज पूछ रहे हैं। रूही ने कांपते हुए अपने होंठ खोले। र रू। वह फिर रुक गई। उसने गहरी सांस ली। रूही। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में खो गई हो। कुछ पल तक फिर सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई। बस एक शब्द। और उसके बाद भारी कदम फिर आगे बढ़ गए। टक टक टक। रूही वहीं खड़ी रह गई। उसने राहत की सांस ली। उसे आज भी नहीं पता चला कि जिसके सामने वह अभी खड़ी थी उसका चेहरा कैसा था। लेकिन उस भारी आवाज की गूंज उसके कानों में बहुत देर तक रहती रही। क्रमशः, यह पेसिंग मुझे सही लग रही है। अभी भी पार्थ का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस हुई। जब पहली बार रूही उसका चेहरा देखेगी, वह सीन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। चैप्टर 7 दुपट्टा। वीआईपी हॉल। पार्थ राजवंश के कदमों की आवाज अब दूर होती जा रही थी। टक टक टक। कुछ ही पल बाद हॉल का दरवाजा बंद हुआ। तभी सबने एक साथ राहत की सांस ली। रूही अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रामलाल उसके पास आए। बेटा, डर गई थी? रूही ने धीरे से सिर हिला दिया। पापा। उनकी आवाज बहुत डरावनी है। रामलाल हल्का सा मुस्कुराए। चल, अब काम कर। रूही ने जी कहा और खाली ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। महल के बाहर सूरज ढलने लगा था। शाम की हल्की हवा चल रही थी। रूही पहली बार इतने बड़े महल के बगीचे से होकर जा रही थी। रंग बिरंगे फूल, संगमरमर के फव्वारे, लंबे लंबे खजूर के पेड़। वह कुछ पल के लिए सब देखती रह गई। धीरे से खुद से बोली, कितना सुंदर है। लेकिन अगले ही पल उसे पापा की बात याद आ गई। काम पर ध्यान देना है। वह मुस्कुराकर फिर आगे बढ़ गई। उसी समय
महल के मुख्य दरवाजे पर हलचल शुरू हो गई। बॉडीगार्ड अपने अपने स्थान पर आ गए। एक काली लंबी लग्जरी कार दरवाजे के सामने लाकर खड़ी कर दी गई। ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। सभी कर्मचारी तुरंत रास्ते से हट गए। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वह खाली ट्रे पकड़े धीरे धीरे उसी रास्ते से निकल रही थी। उसे लगा शायद किसी बड़े मेहमान की गाड़ी है। तभी महल के अंदर से वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। पूरा माहौल फिर शांत हो गया। रूही घबरा गई। उसने बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। उसी घबराहट में उसका दुपट्टा हवा में हल्का सा लहराया और सीधे उस काली कार के खुले दरवाजे पर आकर टिक गया। रूही को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसी पल पार्थ राजवंश कार में बैठा। ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया। ठक। रूही ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसे जोर का झटका लगा। आह! वह पीछे की ओर खिंच गई। उसने मुड़कर देखा तो उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में फंसा हुआ था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। हे भगवान! उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह और कसता जा रहा था। उसी समय ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाने के लिए गियर पकड़ा। रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आवाज डर के मारे बहुत धीमी निकली। पापा। लेकिन इतनी धीमी कि किसी ने नहीं सुनी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा अब वह गिर जाएगी। तभी एक बॉडीगार्ड की तेज नजर दुपट्टे पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, रुको! ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक दबा दिया। पूरा काफिला वहीं रुक गया। रूही की सांसें तेज चल रही थीं। उसने दोनों हाथों से दुपट्टा पकड़ा हुआ था और कार के अंदर काले शीशों के पीछे बैठा पार्थ राजवंश पहली बार अपनी नजर खिड़की की तरफ उठाता है। द रूथलेस किंग, चैप्टर 8। पहली नजर, लेकिन अधूरी। रुको! कार के अंदर से आई गहरी, शांत लेकिन आदेश भरी आवाज सुनते ही ड्राइवर ने तुरंत इंजन बंद कर दिया। पूरे महल के बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। रूही वहीं खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दुपट्टा अब भी कार के दरवाजे में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। पापा! इस बार उसकी आवाज थोड़ी निकली, लेकिन घबराहट इतनी थी कि वह वहीं रुक गई। रामलाल ने जैसे ही बेटी को देखा, उनके होश उड़ गए। रूही! वह दौड़ते हुए उसकी तरफ भागे, लेकिन दो बॉडीगार्ड बीच में आ गए। रुकिए! रामलाल वहीं ठिठक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी बेटी है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उसी समय कार का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुला। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सबकी नजरें नीचे थीं। रूही भी डर के मारे अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसे बस इतना दिखाई दिया, काले चमड़े के जूते, फिर काली पैंट और उसके सामने आकर रुकते मजबूत कदम। उसकी सांस जैसे अटक गई। पार्थ ने एक नजर दुपट्टे पर डाली, फिर बिना कुछ कहे अपने हाथ से दरवाजे का किनारा थोड़ा पीछे किया। दुपट्टा ढीला हो गया। रूही ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा खींच लिया।
लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। आह! वह गिरने ही वाली थी कि उसने तुरंत पास खड़ी कार का सहारा ले लिया। उसकी पलकों से 2 आंसू गिरकर संगमरमर पर बिखर गए। पार्थ की नजर पहली बार उन आंसुओं पर पड़ी। कुछ पल वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, सावधान। बस एक शब्द, न डांट, न गुस्सा, न हमदर्दी, सिर्फ एक चेतावनी। रूही ने जल्दी जल्दी दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। माफ कर दीजिए। गलती हो गई। वह अब भी सिर झुकाए हुए थी। उसे सामने खड़े इंसान का चेहरा तक नहीं दिखा। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पलटा और दोबारा कार में बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही सेकंड बाद काली कारों का काफिला धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया। रूही वहीं खड़ी रही। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। रामलाल दौड़कर उसके पास आए। बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? रूही ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं पापा। फिर उसने अपने दुपट्टे को सीने से लगा लिया। मेरी ही गलती थी। रामलाल ने उसकी पीठ थपथपाई। नहीं, भगवान का शुक्र मना की बात यहीं खत्म हो गई। रूही ने एक बार उस सड़क की तरफ देखा जहां काली कारें अब दिखाई भी नहीं दे रही थीं। उसे आज भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी जिस इंसान से माफी मांगी वह कैसा दिखता है। लेकिन उसकी आवाज और उसका एक शब्द, सावधान, बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसे नहीं मालूम था यह उनकी आखिरी नहीं बल्कि पहली मुलाकात थी। क्रमशः अब अगले चैप्टर से पार्थ महल से चला जाएगा और कहानी रूही की दुनिया पर लौटेगी। फिर किस्मत उन्हें दोबारा ऐसी जगह मिलाएगी जहां रूही पहली बार उसका चेहरा देखेगी। इससे पहली झलक